इसका एक आइडिया दे दी। आज हमने करना नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाले 3 कंट्री जो बड़े थे उसमें कनाडा था, यूएसए था, यूएसए के नीचे मेक्सिको था। अब कनाडा से शुरू करेंगे क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका है। तो कनाडा का कैपिटल ओटावा है, इसमें डॉलर चलता है। और उसके बाद कनाडा और यूएसए का जो मैंने आपको बॉर्डर बताया था दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो ये कनाडा और अमेरिका के दरमियान है। तो इसका नाम है 49 पैरेलल लाइन भी। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान आपने मुझे बताना है, और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपने ये ग्रुप में शेयर भी करना है ताकि सब लोगों को पता चल जाए। ठीक है। उसके बाद 24 पैरेलल लाइन मैंने आपको बताया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लैंड डिस्प्यूट है, रन ऑफ कच्छ की जगह जो मुकाम है, तो वो उसका नाम है नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का आपने मुझे बताना है। अच्छा, ये बॉर्डर जो है ये 1818 में मुकम्मल हुआ था। उसकी 5661 किलोमीटर है, कई जगह पे इससे ज़्यादा है, लेकिन आप ये याद रख लें। ये इसकी यानी लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है एरिया वाइज। पहला जनाब रशिया है, उसके बाद एरिया वाइज जो है दूसरे नंबर पे कनाडा आता है बड़ा। अच्छा, कनाडा के जो और नेम है, कनाडा को लैंड ऑफ स्नो भी कहते हैं। जब आपने ये मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है यहाँ, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ स्नो भी एक टाइटल मिला हुआ है। उसके बाद लैंड ऑफ मैपल लीफ भी कहते हैं, इनके एक झंडे के ऊपर भी मैपल लीफ बना हुआ है। उसके बाद लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं, सफ़ेद किस्म का एक फूल होता है, वो ज़्यादा बहुत वाफर मकदार में पाया जाता है, वो इसलिए इसको लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं। अच्छा, कनाडा ने इंडिपेंडेंस 1 जुलाई 1867 में ब्रिटिश ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से हासिल की थी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बहुत ज़्यादा दुनिया के कंट्रीज में ज़्यादातर ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं, तो वो आज़ाद इसलिए हैं कि वो उनको कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका दुनिया पे जनाब फिर कंट्रोल कम हो गया, उन्होंने लोगों को इंडिपेंडेंस देना शुरू कर दी। ये समझ लें कि उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली स्ट्रगल करके। तो ये जुलाई 1 को 1867 में ब्रिटेन से आज़ाद होते हैं। उसके बाद अमेरिका परचेज इट्स लार्जेस्ट। अब अलास्का जो स्टेट है जो कनाडा की वेस्ट साइड पे जोग्राफिकली अलास्का कनाडा के साथ लगती है, वो अमेरिका ने जनाब इनसे ख़रीद ली थी 1867 में। ठीक है। रशिया से जो इसके साथ लगती है, ख़रीदी रशिया से थी। इसके सिर्फ कनाडा के वो साथ ही लगती है, तो अमेरिका ने ख़रीद ली थी रशिया से 1867 में। उसके बाद ये मैंने जो इसी एजेस में इस कैटेगरी में जो इवेंट्स हुए हैं वो भी साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंडिया में मदरसा दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद उत्तर प्रदेश, जो बड़ा सा मैंने उनकी स्टेट बनाई थी उत्तर प्रदेश, बड़ी सारी आपने देखी थी, सबसे बड़ी स्टेट इंडिया की, उसमें दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी इंडिया में सबसे पहले 1867 की बात है। उसके बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा भी 1867 में हुआ था। उसके बाद कनाडा की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज देखी जाए तो वो फ्रेंच और इंग्लिश है, मगर सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली दूसरी बड़ी ज़बान है, ये ऑफिशियल है, लेकिन जब जो बोली जाने वाली सबसे बड़ी ज़बान है सेकंड नंबर पर इंग्लिश के बाद, वो पंजाबी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन पंजाब से बहुत ज़्यादा सिख गए हुए हैं। ये अब क्या इसकी स्टोरी है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे इंदिरा गांधी ने अटैक करवा दिया था उसके खिलाफ, फिर ये सिख खड़े हो गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन सिखों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से सिखों ने माइग्रेशन, कनाडा ने इनको जनाब वेलकम किया, और बहुत ज़्यादा कनाडा उस सिख जो थे उस वक्त फिर कनाडा गए थे, उन्होंने जाकर फिर अपने वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी को सेटल कर लिया। उनको चूँकि बहुत ज़्यादा कनाडा का रकबा, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसे मेहनती लोग आएँ यहाँ पे जो सेटलमेंट करें, कनाडा को आबाद करें। तो फिर सिख उस वक्त से वहाँ पे गए हुए हैं। उसके बाद 1859 में जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए इकदाम किए, उनमें सबसे पहले सर सैयद ने मुरादाबाद में ये मदरसा बनाया 1859 में, यानी 2 साल बाद। फिर उसके बाद तकरीबन 4 साल बाद ये गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम 1863 और 64 में करते हैं। उसके बाद 1869 में ये बरतानिया चले जाते हैं, और 1871 में ये वापस आए, और 1886 में अलीगढ़ स्कूल की बुनियाद रखी। उसके बाद ये बैटल ऑफ प्लासी होती है। ये आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिका में इन चीज़ों का क्या जिक्र है, क्योंकि ये चीज़ें उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती हैं, इसलिए फिर उसके साथ डिस्कस होते हैं। जब ये इनका रीजनल कंट्री में आएंगी तो वहाँ पे भी ये डिस्कस होंगे, घबराना नहीं है। ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, जिसको उस वक्त लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लीव।
तो इसमें जनाब सिराजुद्दौला जो थे वो 2 जुलाई 1757 को कत्ल हो गए थे। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी जाती कलकत्ता में। कलकत्ता मैंने आपको स्टेट बता दी, वो आखिरी जो कलकत्ता स्टेट है वो जो थी एंड वाली अपना कौन सी जो तमिलनाडु स्टेट के साथ जो वाली नीचे वाली स्टेट, ये देखा ना मैप करवाया तो अब आपको कलकत्ता का अंदाजा हो गया कलकत्ता कहाँ पे है। जैसे वो कहते कोई किसी को कहता है तुम कौन सा कलकत्ते से आए, कहते तू केड़ा कलकत्ते आए, वो सुना ना अक्सर ये पंजाबी में प्रोवर्ब ये बोली जाती। तो कलकत्ता जो कि बहुत दूर एंड वाली स्टेट है तो इसलिए शायद ये मशहूर हो गई होगी। उसके बाद मुस्लिम लीग के जो नवाब सलीमुल्लाह खान है, इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशन की जनाब 30 दिसंबर 1906 में प्रपोजल दी। उसके बाद कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। इससे पहले वो कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे 1906 से 1920 के दरमियान, ये कांग्रेस का ड्यूरेशन है कायदे आज़म का। अच्छा वो अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कनाडा की हिस्ट्री के साथ जो चीज़ रिलेटेड है। अब जो बाबा गुरु नानक है जो मौजूदा यहाँ पे हमारा है, इसका पुराना ननकाना साहब जिसमें बाबा जी गुरु नानक का वो कहते हैं यहाँ पे मदफन है, ये भी एक उनके मदफन होने पे उनके जस्ते खाकी के बारे में भी कहा जाता है कि जब ये इशू बना था तो इंडियन पंजाब वाले कहते थे ये हमने इनको वहाँ पे दफन करना है, ये वाले कहते थे हमने दफन करना है। तो फिर कहते हैं ये इशू जोर पकड़ गया तो फिर उन्होंने जनाब जब वो फाइनल डिसीजन ना हो चुका तो चादर उठा के देखी तो वो यहाँ पे जो उनकी डेड बॉडी नहीं थी तो उसके नीचे फूल ही फूल थे। तो फिर क्या हुआ, बाद में इन्होंने ये फूल आपस में तकसीम कर लिए दोनों पार्टियों ने। तो कुछ लोग वहाँ पे फूल ले गए, उन्होंने उधर जाके दफना लिए और कुछ इन्होंने यहाँ पे दफना दिए। पर खैर ये इसकी कोई अथेंटिकेशन नहीं है, ये ऐसे ही वहाँ पे बात मशहूर है और जैसे ही मैंने आपको बता दी। इसका ननकाना साहब का पुराना नाम ये अक्सर आता है पुराने नाम में कि ननकाने का पुराना नाम तलवंडी था। बाबा जी यहाँ पे 1469 में पैदा होते हैं और सिख मज़हब की बुनियाद रखते हैं। सिख मज़हब अब काफ़ी बड़ा मज़हब बन चुका है। इनकी किताब भी है गुरु ग्रंथ जिसमें बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की शायरी भी है, कहते हैं इन्होंने हज भी किया था। शलूक इनकी शायरी है। शलूक ऐसी शायरी होती है जिसमें जो शायर है ना वो अपना पहला ये अपना नाम इस्तेमाल करता है, जैसे ये वेख फरीदा देख फरीदा पंजाबी में इनकी शायरी है, पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं ठीक है बाबा फरीद। तो ये शलूक शायरी इन्होंने लिखी है। इन्होंने अमन की तलीम की, बाबा जी ने जैसे बताया अमन पसंद थे, हज भी किया था। तो ये किस दौर की बात है, मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में ये गुरु अर्जन थे जनाब जिनको कत्ल किया गया था 1616 में, जिसके बाद उन्होंने लड़ाई सीखी। और गुरु अर्जन के कत्ल के बाद इन्होंने ये जो खालसा जो 1.25 लाख जिसको बोलते हैं कि एक इनका सिख 1.25 लाख बंदे के बराबर है। तो ये गुरु अर्जन जो थे इनके सेकंड गुरु बाबा जी गुरु नानक के बाद इनके 10-11 बड़े बड़े गुरुज भी हैं बाबा जी गुरु नानक के बाद। तो गुरु अर्जन गुरुदेव तो ये उनके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की हैं सीखनी। जैसे वो अपने पास तलवार रखते हैं, कड़ा पहना होता है और ये दस्तार वगैरह बांधते हैं। अच्छा ये हुआ क्या था, अमृतसर जो है इंडियन स्टेट वहाँ पे है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल की मियाँ मीर ने बुनियाद रखी थी। इसके अंदर मस्जिद भी है। तो इस हरमिंदर साहब इसका नाम, इसको हरमिंदर साहब भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम गोल्डन टेम्पल भी है, वो बड़ा खूबसूरत टेम्पल है। अक्सर जब वो पंजाबी की आप मूवीज़ देखते हैं ना सिखों की मूवीज़ तो उसमें गोल्डन टेम्पल का लाजमी कोई ना कोई शॉट आता है। तो ये हज़रत मियाँ मीर थे उस वक्त, ये जो मुसलमान थे इन्होंने इसकी गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी थी। इसके अंदर छोटी सी मस्जिद भी है। 1588 में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो फिर क्या किया था इंडिया ये यहाँ पे ना यानी इंडियन वालों ने जो चाहते नहीं थे कि जनाब ये सिख जोर पकड़े, इंडिया वालों ने ये सिख थी इन्होंने खालसा मूवमेंट शुरू की थी। तो उसके खिलाफ फिर जो ऑपरेशन हुआ था उसको ब्लू स्टार अटैक कहते हैं, यानी ब्लू स्टार ऑपरेशन इंडिया वालों ने करवा दिया था सिखों के खिलाफ जो पंजाब में है, ठीक है। तो सिखों का मुतालबा था कि जनाब उनकी आईडी कार्ड पर आप उनको सिख कंसीडर नहीं करते तो आप ऐसा करें फिर हमें जनाब अलहदा एक मुल्क बना दें। तो इस पर क्या किया इंदिरा गांधी ने, मैंने पहले बताया आपको, गोल्डन टेम्पल पर हमला करा दिया। इस अटैक का नाम को जब जो नाम दिया था उसको कहते हैं ब्लू अटैक, ब्लू स्टार अटैक या ब्लू अटैक, जिसमें कि सिखों के बड़े बड़े लोगों को मार दिया गया था और पूरे इंडिया में सिखों को मारा गया था। तो उस वक़्त कायदे आज़म कहते थे कि ये सिख जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएँ। उसके बाद जनाब पंजाब अलग बन जाए तो इंडिया कश्मीर से रब्ता, ये मैंने आपको टेक्निकली पॉइंट बता दिया। तो वो फिर इंडिया को इस बात का ख़तरा था कि अगर पंजाब अलहदा एक मुल्क बन जाता है
तो ये फिर इंडिया के साथ जो कश्मीर को रास्ता जाता है ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए मैप ने देखा ना, आपको मैप करवाया तो आपकी आप बेस क्लियर है। तो इस वजह से फिर उन्होंने इस मसले को टैकल कर दिया था, और इसी दौर में सबसे ज़्यादा जो इंडियन सिख हैं वो उस दौर में कनाडा गए हैं, ठीक है। इसलिए कनाडा की हिस्ट्री के साथ इसको रिलेट किया है। इसके अटैक के साथ उन्होंने असाइलम क्या होता है, असाइलम कोई भी कंट्री जो पॉलिटिकल पनाह देता है, ये इंटरनेशनल यूएनओ ने रिकगनाइज़ किया कि जब कोई कलेमिटी आएगी तो कोई भी आप किसी भी मुल्क का बाशिंदा एक मुल्क से भागकर दूसरे मुल्क में जाके असाइलम ले सकता है अपनी जान को बचाने के लिए। तो ये पॉलिटिकली इन्होंने अपना इस राइट को इस्तेमाल किया, और जो सिख थे उन्होंने, कनाडा वालों ने समझा कि जनाब ये लोग यहाँ पे आके इस ज़मीन को फर्टाइल करेंगे, और ये सिखों को उस वक्त कुछ जगह चाहिए थी, तो इस वजह से इन्होंने असाइलम करके बहुत ज़्यादा सिख जो है वहाँ पे कनाडा चले गए। फिर सिख क्या वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए इन्होंने, क्योंकि ये काश्तकारी यहाँ पे भी करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की, तो सब्ज़ा वगैरह उगाया सारा, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं जब मिल्क प्रोडक्शन मुल्क में बड़ी तादाद बन जाए तो कहते हैं जी वाइट रेवोल्यूशन आ गया। जब किसी मुल्क की फ़िश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन बुक जो है ये मोमर कज़ाफ़ी है लीबिया। अब आप रेड बुक का ये आपके पास असाइनमेंट है कि रेड बुक किस कंट्री की बुक है, ये आपने मुझे बताना है जब ये लेक्चर एंड होगा। उसके बाद नियाग्रा वाटरफॉल कनाडा में बड़ी बड़ी फेमस जगह है, बहुत ज़्यादा मूवीज़ में भी ये सीन आता है। और उसके बाद जो लोग भी कनाडा या अमेरिका जाते हैं वो नियाग्रा वाली सेंटर में, कनाडा और अमेरिका दोनों में आता है। तो ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल। वाटरफॉल होता है पानी का बहुत बहुत बड़ा चश्मा जो पहाड़ों से नीचे पानी गिरा, तो ये नियाग्रा वाटरफॉल है। आप गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो बड़े ब्यूटीफुल सीन आपको नजर आएंगे, तो ये सर्च कीजिएगा। उसके बाद आ गया सुपीरियर लेक है यूएसए कनाडा में, 5 बड़ी है। मैंने जब यूएसए का नॉर्थ अमेरिका करवा था आपको बताया था, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर, ये यूएसए और कनाडा में आती है। तो याद रखना है लेक सुपीरियर जो है ये सुपीरियर है, और इससे फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो पहला अपना एटमी प्लांट था जिसको कैनप कहते हैं, कराची, 1974 में, ये कनाडा से ही खरीदा था, ठीक, कनाडा ने हेल्प की थी। जो यूरेनियम प्रोडक्शन इससे चलता है, ठीक है, यूरेनियम प्लांट है बेसिकली। अब क्या है, जो बिगेस्ट यूरेनियम प्रोडक्शन कंट्री है वो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, कनाडा के पास जो है वीटो पावर नहीं है यूएसए के साथ, यूएसए के पास वीटो पावर है। वीटो पावर वाले कंट्रीज में बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ये यूएसए है, यूके है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस। अब वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर ये सिर्फ दुनिया के 5 यूनाइटेड नेशन के जो 5 मेंबर हैं सिर्फ उनके पास ये पावर ऐसी चीज़ है कि यानी जब भी कोई इंटरनेशनली पॉलिटिकल डिस्प्यूट का फैसला होने लगता है तो इन 5 मेंबर्स का एक ही पेज पे होना, यानी इनकी हाँ होना, इनका इकट्ठा एक इतफाक होना ज़रूरी है। अगर वीटो पावर वाला एक भी कंट्री विदड्रा कर दे तो जनाबे वाली ये फिर कोई भी जो मसला है वो डिसीजन उसका नहीं हो पाता। तो कनाडा लंबे अरसे से चाह रहा है जनाब वीटो पावर मुझे भी दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री यूएसए के साथ, यूएसए नहीं चाहता कि उसको वीटो पावर दे क्योंकि उसका हमसाया है। तो कहता है इसके साथ मेरे वैसे ताल्लुकात अच्छे हैं, अगर इसको वीटो पावर दी तो ये भी दुनिया की बड़ी ताकतों में आ सकता है। तो इसलिए जनाब इसको ये कभी वीटो पावर नहीं देगा। इंडिया भी वीटो पावर मांग रहा है, तो लेकिन हम कहते हैं कि जनाब कनाडा को दो। अच्छा जी, फर्स्ट कैनेडियन वूमन, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, रोबर्टा बेंडर है। ये जो पहली दफ़ा औरत खतून जो है ये स्पेस में गई थी, जो अब आप इसकी गूगल में पिक्स भी सर्च कर सकते हैं। तो रोबर्टा बेंडर थी जो फर्स्ट वुमेन इन द स्पेस है। ये था कनाडा का। इसके अलावा भी कुछ और एमसीक्यूज हैं, लेकिन जनरली यही पूछे जाते हैं, यही रिपीट होते हैं बार बार। जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आपने मज़ीद कनाडा को पढ़ना हो तो आप जनाब कनाडा को गूगल करें, उसका विकीपीडिया देखें, या कनाडा में जो सारे लैंड मार्क्स, अगर और बहुत ज़्यादा आपने तफसील पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है, और ये ज़्यादातर यही रिपीट करके वो पूछा, क्योंकि ये फेमस चीज़ें हैं तो इन्हीं में से वो ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद यूएसए की थोड़ी सी हिस्ट्री कर लेते हैं। कनाडा के नीचे कंट्री लगता है यूएसए। ये मैंने आपको बता दिया है, 1492 कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया था। और वर्जीनिया कॉलोनी जो पहली इसकी कॉलोनी है वो 1600 में बनी थी। 1492 में मुसलमानों की हुकूमत यूरोप, फ्रांस, स्पेन में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये कब शुरू हुई थी, 711 में मूसा बिन नज़ीर और तारक बिन ज़ियाद की सरबराही में। 711 में जनाब हम अंदलस स्पेन में ये सारी यूरोप में जो इस्लाम फैला है या जो हुकूमत हमारी यूरोप के ऊपर, ये 711 से 1492 तक रही है, ठीक है। इसके बाद वो फिर दूसरा पीरियड शुरू हो गया था
ऑटोमन एम्पायर्स का। अच्छा, ये 781 तक जनाब यहाँ मुसलमान जो हैं इनकी ये पावर रही है। उसके बाद कोलंबस जो है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये इटली का था बेसिकली, यानी बाय बर्थ ये इटली का था। मार्को पोलो जो 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 ये भी इटली का था। ये मार्को पोलो जो है ये चाइना गया था। ये दो बंदे इटली के हैं, ये याद रखने हैं, कोलंबस और मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ने जनाब चाइना गया था, चाइना को डिस्कवर किया था, लैंड रूट सी रूट। और ये कोलंबस ने जो इटली का था इसने अमेरिका डिस्कवर किया। अब वास्को डे गामा जो है ये साउथ अफ्रीका गया था, ये मैंने आपको बता दिया, पुर्तगाल से निकला था और केप ऑफ गुड होप से निकलता हुआ आगे इंडिया भी गया था। ये वास्को डे गामा का बता दिया, पुर्तगाल का था। उसके बाद जब अमेरिका डिस्कवर होता है तो सबसे पहले ब्रिटेन कौम उधर पहुंची थी, वो भी मैंने आपको बता दिया, स्पेन से, फ्रांस से, यूके से, इस तरह लोग भाग भाग के डिस्कवरी का जब उन्होंने सुना था तो वहाँ से आए थे। उसके अलावा और भी कुछ और के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सोर्स भी कम हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे आ रही थी, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे जो कि अमेरिका डिस्कवर हो चुका था तो वहाँ पे माइग्रेशन की थी। उसके बाद 1620 में, वो मैंने आपको वर्जीनिया वाली बात बता दी, 1620 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आ जाती है। सबसे पहले जलालुद्दीन अकबर के दौर में ये आती है, ठीक है, 1600 में आई। और 1857 की जंग के आज़ादी, बहादुर शाह जफर, जब आपको पता है, तो जिसको रंगून में कैद कर दिया था, जिसमें वो शेर भी लाता थे, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कोई यार में, बहादुर शाह जफर का शेर है, तो ये उस शेर का भी आता है। और ये आखिरी बहादुर शाह जफर ही थे इनके। तो उसके बाद फिर ये ब्रिटिश आ गए थे, इनकी हुकूमत शुरू हो गई थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई। और ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके दौर, किस मुग़ल बादशाह के दौर में, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में आई थी। और इसकी मुग़ल सल्तनत की एम्पायर किसने रखी थी, वो बाबर ने रखी थी, ज़हीरुद्दीन बाबर ने। और ये 1858 में ये फिर कंपनी ख़त्म हो जाती है, ब्रिटिश राज आ जाता है। और ब्रिटिश राज, फिर ब्रिटिश यहाँ पे तकरीबन फिर 101 साल हुकूमत करते हैं, 1858 से आ गया। उसके बाद ये फेमस 3-4 चीज़ें पूछते हैं कि पहला गवर्नर ब्रिटिश राज का कौन था, तो ये लॉर्ड वारन हेस्टिंग है। उसके बाद आखिरी गवर्नर का, उसके आगे काफ़ी ज़्यादा और भी गवर्नर आते हैं लेकिन उनका अक्सर पूछते नहीं है, सिर्फ ये पहले और आखिरी का पूछते हैं। तो आखिरी था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, बाद लॉर्ड कैनिंग भी लिखते हैं, चार्ल्स नहीं लिखते, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड कैनिंग है। उसके बाद पहला वायसराय आता है। आपने अब मुझे सर्च करके बताना है कि गवर्नर में और वायसराय में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये प्लीज़ किया करें, जो मैं बातें शेयर करता हूँ, फिर इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है, कि जो पढ़ा है आप उसको देख भी रहे हैं, बस सुन के ही गुजारा कर रहे हैं। फिर पहला वायसराय बरसीर आ जाता है, लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, ठीक है, ये गवर्नर, आखिरी गवर्नर भी था, और इसको पहला फिर जनाब वायसराय भी बना दिया गया। और डिफरेंस आपने मुझे बताना है। उसके बाद आखिरी वायसराय जो बरस गया, लॉर्ड माउंट बैटन, ये देखें, जो बाउंड्री का भी इशू रिसॉल्व करके गया था। उसके बाद आपको पता है, अगर अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो ब्रिटिश में चूंकि लोगों के बहुत ज़्यादा टैक्स लगने शुरू कर दिए थे, तो लोग यहाँ से तंग थे, इसकी एक यही वजह भी थी। तो ब्रिटेन वाले लोगों ने जनाब वहाँ पे जो इंडियन के लोग थे, जब ये ब्रिटिश वाले वहाँ पे माल लेके आते जाते थे तो इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगना शुरू हो गया था अमेरिका में। तो फिर इन्होंने क्या, जो टी पर टैक्स लगाया था, तो ये बूस्टन टी पार्टी, एक, जब वो जो लोग अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको पता है वो बूस्टन टी पार्टी होती। दो चाय के 2 बड़े शिप जो थे वो समंदर में फेंक दिए गए थे, इन्होंने एहतजाजन ये फेंक दिए थे। तो ये अमेरिका की रेवोल्यूशन में पहला कदम था कि ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस अभी तक वो नहीं हुई थी, ये 1773 की बात है। तो ये 16 दिसंबर 1773 में बूस्टन टी पार्टी थी, यहाँ से रेवोल्यूशन का पहला कदम शुरू हो गया था। यानी ब्रिटिश के टैक्स के अगेन जनाब उन्होंने जनाब अपनी पत्ती के दो दो ट्रक जो बड़े शिप हैं वो उसमें फेंक दिए थे पानी में एहतजाज में। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन 1775 में आ जाता है जी, ठीक है। वाशिंगटन मोनूमेंट भी है, वाशिंगटन की स्टेट भी है इसके नाम से, इन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से की सरबराही में शुरू हो गया था। 4 जुलाई 1776 को फिर अमेरिका को इंडिपेंडेंस जॉर्ज वाशिंगटन की वजह से मिल जाती है। 4 जुलाई 1776, 1776, ये आपने याद रखना है। कनाडा की कब है, 1 जुलाई 1860, इनके बाद है अमेरिका की, ठीक है। तो ये 4 जुलाई 1776 को फिर अमेरिकन इंडिपेंडेंस हो जाती है, और 1799 को फ्रांस की इंडिपेंडेंस है। उसके बाद 1776 में इनकी सील, जो जब आप डॉलर की तस्वीर देखेंगे उसके ऊपर एक सील भी बनी हुई है, एक तो जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर है और उसके बाद सील बनी हुई है, और ये उनके झंडे के ऊपर भी है। तो ये
1776 में बनती है और 1777 में इनका झंडा बनता है। अच्छा, इस तरह इनका झंडा है, इसके ऊपर 50 ये स्टार बने हुए हैं, तो इस तरह रेड और ब्लू कलर में, ठीक है, झंडा है। तो ये जो 50 स्टार हैं ये इनकी जो 50 स्टेट्स हैं इनको करते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हमारी 50 स्टेट्स हैं। अच्छा, जो भी झंडा किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री का होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, उसको इंडिपेंडेंस के बाद डिसाइड किया जाता है और उसको कोई ना कोई मीनिंग दिए जाते हैं। उसके बाद 1867 में अलास्का खरीदी अमेरिका ने रशिया से, ये बता दिया। ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1773 में, यूके ने अमेरिका को स्टेट मान लिया था। अच्छा, ये क्या हुआ था, अब यूके चूँकि ये बहुत पुराना कंट्री है, पहले ये यूके से ही सारी चीज़ें, कनाडा भी आज़ाद हो रहा है, तो इन अमेरिका ने असल में इंडिपेंडेंस नहीं किसी से लिए, अमेरिकन वहाँ पे लोग ऑलरेडी बात थे, तो कुछ लोग ब्रिटेन वाली साइड से आए थे, तो फिर यहाँ पे अमेरिका ने फिर जब 1776, ये वाली जो मैंने ऊपर डेट बताई है, ये जब इंडिपेंडेंस उन्होंने 4 जुलाई 1776 को होगी, तो उसके बाद इस डेट में फिर 1783 में यूके वालों ने अमेरिकन को एक ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत एक मान लिया था कि जनाब ये कोई कंट्री है अमेरिका, ठीक है। तो देख लें बाद में आके तो फिर इन्होंने पूरी दुनिया पे छा गए। उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब तक तकसीम एक्सेप्ट किया है, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट था जो कि अलहदा हो गया था। मुजीबुर रहमान जो था उसका रूलर था पहला, तो वो चूंकि ईस्ट पार्ट में जीत गया था, जुल्फ़िकार भुट्टो हार गया था, तो जनाब ईस्टर्न साइड पे वो जीत गया था, तो इसलिए जनाब उन्होंने मुल्क अलहदा डिक्लेयर कर दिया। तो ढाका की आगे तारीख पूरी सारी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यह कि 1974 में हमने एक्सेप्ट कर लिया था बांग्लादेश को OIC के दूसरे इजलास में। पहला इजलास मैंने आपको बताया रबात में हुआ था, मोरक्को रबात, और दूसरा जो इजलास है वो हमारा हुआ था पाकिस्तान में। तो उसमें मुजीबुर रहमान रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ईस्ट बांग्लादेश से आए थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान कह रहा हूँ और बांग्लादेश कंट्री कह रहा हूँ, हमने इनको मान लिया था, ठीक है। 1785 में, अब ये मैंने आपको पहले बता दिया है, 1785 में टेम्परेरी तौर पर न्यूयॉर्क को वो कैपिटल बना दिया था, लेकिन बाद में जब 1788 में कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ, अक्सर पूछा जाता है कि किसने जनाब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो ये जनाब इनके थे जेम्स मेडिसन, इन्होंने जनाब कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया था। इसके 7 आर्टिकल हैं, ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और इसमें 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान का आर्टिकल अगर देखा जाए तो इसके 280 आर्टिकल हैं। ये पाकिस्तान का तीसरा आइन है 1973 का, ठीक है। 56 में भी आया था मेरे ख्याल, 61 में भी आया था, और 1973 का, यानी हमारे मुल्क में 3 आइन बदल चुके हैं और उसकी 280 दफात हैं। इनके सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, हमारे 280 आर्टिकल है और 25 दफ़ा इसकी अमेंडमेंट हो चुकी है। आपने बताना है कि लास्ट अमेंडमेंट हमारे आइन की क्या हुई थी, ये अब आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद 1799 में पहला जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, वो जॉर्ज वाशिंगटन था जो पहली दफ़ा इलेक्शन के बाद यानी इलेक्टेड हुआ था 1799 में, ठीक है। उसके बाद 1700 बिल ऑफ राइट्स आ जाता है, जो पहली 10 तरमीम थी ना 27 में से, वो पहले ही बिल में 1790 में हो गई थी। उसके बाद इसमें इतनी तरमीम नहीं हुई, तो 10 तरमीम हो गई थी। उसके बाद ये 2 साल बाद 1792 में वाशिंगटन डीसी में जनाब प्रेसिडेंट हाउस बनना शुरू हुआ था, यानी 1792 में पहली दफ़ा वाशिंगटन डीसी, वो जो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में मैंने आपको स्टेट बताई, वहाँ पे ये वाइट हाउस बनना शुरू हुआ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क को टेम्परेरी इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। 1800 में ये कैपिटल तब्दील हुआ। उसके बाद 1800 में वाशिंगटन डीसी चूँकि मुकम्मल हो गया था, तो फिर इसको कैपिटल बना दिया गया था 1800 में। फिर उसके बाद जॉन एडम्स जो है वो पहला सदर था वाइट हाउस में, पहली बार जो सदर आया था वो जॉन एडम्स था, ठीक है। उसके बाद जनाब 1789 में बरसगीर की तारीख में 4th बैटल ऑफ मिजूरी लड़ी जाती है, जिसमें जनाब टीपू सुल्तान जो है शहीद हो गए थे। तो ये टीपू सुल्तान वाहद ऐसे सुल्तान हुए हैं कि जो शहीद भी हो गए थे, तो कितने 2-3 दिन इनके पास कोई नहीं गया था, क्योंकि वो जो गिरे थे इस अंदाज से, और कहते हैं कि इनकी आंखें खुली हुई थी, तलवार हाथ में थी, तो उनको लगता था जनाब ये अभी तक भी बंदा जिंदा है, तो किसी भी वक्त उठकर अटैक होता है। तो 2-3 दिन की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ठीक है, ये एक अमेरिका का थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया। उसके बाद जो MCQs आते हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद गाजी इल्मदीन की अगर बात कीजिए तो 1929 में इनको सज़ा हुई थी मियाँ वाली में। इन्होंने राजपाल को मारा था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। ये किताब लिखी थी, मैं इसका नाम रिकॉल नहीं करना चाहता। तो उसके बाद इसकी डेड बॉडी को रेलवे के ज़रिए लाहौर से भेजा गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मियानी कब्रिस्तान, जो लाहौर में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पे इनको
गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फिर यहाँ पे जनाबे वाली मुदफन कर दिया। उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंस हुआ था जो आपको जो रिसेंट इन द पास्ट है, वो जनाब पोस्ट जी लैंड अखबार थी कोई, उसमें डेनमार्क की, डेनमार्क है यूके का उसका यूरोप का कंट्री है, पुर्तगाल स्पेन फ्रांस, ये ऊपर वाले डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड, ये 3 कंट्री थे। पेनिनसुला भी इनको कौन से कंट्री मैंने आपको बताया था कहते हैं। तो ये डेनमार्क में अमर चीमा पढ़ने गए हुए थे, तो जनाब जब वो देखा तो जो अखबार का एडिटर था उसके ऊपर हमला कर दिया, तो वो तो बंदा बच गया, फिर इनको बाद में ना सजाए मौत दे दी गई थी अमर चीमा को। उसके बाद ये वो उसी से ये अल्लामा इकबाल का शेर भी है ना, बेखतर, उसके रिलेटेड नहीं है लेकिन ये शेर पहले था, बेखतर खतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में अकल महव तवाशा लबे बाम अभी। तो ये नहीं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आग में फेंका गया तो वो आग गुलजार हो गई, ठीक है, 40 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उसी आग में रहे थे। उसके बाद 1803 में ये लुजान, अब इन्होंने जब अमेरिका आज़ाद हो गया, वाइट हाउस बन गया, इन्होंने फिर क्या किया, आगे स्टेट लेना शुरू कर दी। 1803 में लुजियाना स्टेट मिल गई थी अमेरिका में। 1805 में यूके के लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस, अच्छा ये एक और थोड़ा सा एक इंसिडेंस हुआ था यूके का। 1815 में क्या हुआ कि यूके के लोगों ने टैक्स वगैरह के खिलाफ, इसकी हुकूमत के खिलाफ आके ना वाइट हाउस को आग लगा दी थी। तो फिर बाद में जब आग लगा दी तो ये सारा ब्लैक हो गया था, उसके बाद फिर इसको वाइट पेंट किया गया और उसके बाद अब तक ये वाइट ही चल रहा है, तो इसका नाम भी तब से फिर वाइट हाउस ही पड़ गया। 1819 में फ्लोरिडा स्टेट जो बिल्कुल नीचे वाली स्टेट है, ये अमेरिका ने स्पेन से खरीदी थी। ये भी क्वेश्चन आता है, फ्लोरिडा स्टेट वो लंबा सा ऐसे जो पानी में लंबी उसकी लेंथ सी जाती है, ये स्पेन से खरीदी थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं 1848 में ये स्टेट्स मिली हैं, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, नेवाडा, कैलिफोर्निया, ये सारी स्टेट्स 1849। उसके बाद कैलिफोर्निया बिगेस्ट स्टेट है, पॉपुलर, ठीक है। सिलिकॉन वैली भी इसको कहते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद अगर देखा जाए कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी हॉलीवुड इंडस्ट्री है, जितने भी ये हॉलीवुड के बड़े बड़े हैं सारे स्टार्स, ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पे ही है और वहाँ पे ही यार सारी ये फिल्में शूट की जाती हैं कैलिफोर्निया स्टेट में, ठीक है, हॉलीवुड यहाँ पे ही है। ये स्टेट एंजल्स है, इसका लॉस एंजल्स इसका शहर है, ठीक है। महंगा तरीन सिटी भी इंडस्ट्री, महंगी तरीन दुनिया की हॉलीवुड इंडस्ट्री, यानी महंगे तरीन स्टार्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारी इंडस्ट्री को मेरे ख्याल लॉलीवुड कहते हैं, फिर जो इंडियन की है वो बॉलीवुड है, और जो बांग्लादेश की इंडस्ट्री है ये है फॉलीवुड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने ये बताया हुआ है यहाँ पे, बांग्लादेश की इंडस्ट्री फॉलीवुड है। उसके बाद लोअर सी पॉइंट ऑफ अमेरिका, ये डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, यानी अमेरिका का सबसे जो समंदर के लिहाज से लोअस्ट पॉइंट है वो है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया स्टेट में, डेथ वैली भी उसको कहते हैं। उसके बाद IBM इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली, ये इसके रिलेटेड ही सारी चीज़ें, बिल गेट्स की इंडस्ट्री है ये सारी। उसके बाद और क्या क्या मशहूर है, हेडक्वार्टर ऑफ नासा है, ये फ्लोरिडा स्टेट में है नासा का। नासा जो है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये खला में अक्सर अपने क्रू भेजते रहते हैं मुख्तलिफ रिसर्च के रिलेटेड। तो आजकल जितनी भी दुनिया को जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जो कोई कलेमिटी वगैरह, तो ये सारी नासा की इंफॉर्मेशन ही होती है, ठीक है जी। या नासा की होती है या रशिया की होती है, लेकिन नासा का दायरा आजकल सबसे ऊपर है। 1957 में सबसे पहले रशिया ने जनाब, अच्छा ये जब स्पेस रेस शुरू हुई थी तो ये रशिया से शुरू हुई थी, रशिया ने सबसे पहले क्लेम किया था। तो उन्होंने जनाब एक लाइका नामी कुतिया थी, वो उसको स्पेस में भेजा था एक्सपेरिमेंट के। उसके बाद 1961 में पहला बंदा रशिया का, पहले इन्होंने ये 1957 में एक कुत्ती को भेजकर जनाब बिच थी उसको भेजा था, तो ये इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। फिर इसके बाद उन्होंने 1961 में जनाब जो पहला बंदा, ये जो क्लेम कहते हैं यूरी गैगरिन, फर्स्ट मैन इन द स्पेस, ये फिर गया था। उसके बाद ही फिर अमेरिका वालों ने ड्रामे शुरू कर दिए कि हमने भी स्पेस में भेजा है ये वो। तो रशियन का तो प्रॉपर सबूत है, तो जो अमेरिकन वाले हैं ना वो डिस्प्यूटेड ये सारा कि वो गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ 1961 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला बंदा चांद पर गया। ये पहला स्पेस में, याद रखना है, अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं। फर्स्ट मैन इन स्पेस यूरी गैगरिन है, और फर्स्ट मैन ऑन मून, चांद पर, स्पेस में नहीं, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो साइंसदान पहली दफा। उसके साथ इसके साथ एडमन एल्डर भी था, ये ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो पार्टनर था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बड़ी बुक लिखी है, मशहूर है उसकी, अक्सर मैं था फर्स्ट मैन, ये पहली उसकी बुक का नाम है, टाइटल है फर्स्ट मैन। उसके बाद
इसको छोड़ दें। उसके बाद 1860 में क्या होता है, इलेक्शन होता है जिसमें इब्राहिम लिंकन जो 16वां प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जनाब बड़ा बिल्कुल बेसिक से उठ के आया था, बहुत पुअर था। तो ये इसका 16वां इब्राहिम लिंकन है। ये इसका मर्डर भी हो गया था बाद में जहाज़ के डेक के ऊपर। ये डार्विन थ्योरी बंदरनुमा इंसान के रिलेटेड है, इसको छोड़ दें। ये यहाँ पे नहीं कर 1865 में जनाब स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, 13 अमेंडमेंट। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट के तहत अमेरिका में स्लेवरी ख़त्म हुई थी, तो ये 13 अमेंडमेंट थी और ये इब्राहिम लिंकन के दौर की बात है। ठीक है, इब्राहिम लिंकन ने ही ये स्लेवरी को ख़त्म किया था, अबोलिश स्लेवरी। इसके ऊपर मुख्तलिफ मूवीज़ भी बनी है, मैंने भी एक दो मूवीज़ देखी हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, आप ज़रा गूगल कीजिएगा, देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। ये लकड़हारे का बेटा था। उसके बाद 1865 में ये सिविल वार यहाँ पे शुरू हो जाती। सिविल वार खाना जंगी को कहते हैं कि मुल्क के अंदर जब लड़ाइयाँ वगैरह शुरू हो जाए, एहतजाज शुरू हो जाए, तो इसको सिविल वार कहते हैं। उसके बाद इब्राहिम लिंकन का मर्डर हो गया था। उसके बाद 1867 में अलास्का खरीदी रशिया से, ये बता दिया। 1898 में हवाई स्टेट जो है फिलाडेल्फिया से खरीदी। ठीक है, फिलिपाइन से, सॉरी, हवाई स्टेट हमने, ये जहाँ पे पर्ल हार्बर भी है, यहाँ इनका यहाँ पे एयर बेस है अमेरिका का हवाई स्टेट पे ना आजकल जो है ये। तो ये फिलिपाइन से खरीदी थी। ठीक है, उसके बाद 1898 में सर सैयद अहमद खान फौत हो जाते हैं। 1941 में फिर पर्ल हार्बर अटैक है जापान के ऊपर, हवाई पर किया। ये पर्ल हार्बर अटैक का था जनाब, जापान ने पहले क्या किया कि जापान ने अपने हथियारे बेचकर यहाँ पे पर्ल हार्बर जो है यहाँ पे अटैक करवाया था। 300 तकरीबन तैयारा था जापान का। तो वर्ल्ड वार 2 का तकरीबन एंड चल रहा था जनाब, तो इन्होंने जनाब ऐसे हमला कर दिया। तो फिर अमेरिका ने उसका बदला लेने के लिए इनके ऊपर 2 बम जो थे, फर्स्ट ट्रायल एटॉमिक बम इन द वर्ल्ड, हिरोशिमा और नागासाकी होता है, इसकी डिटेल शायद आगे आ जाए। उसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। उसके वक्त जो जनाब जनाब सदर था विल्सन, विल्सन प्रेसिडेंट था वर्ल्ड वार 1 के अमेरिका का। उसके बाद जनाब 1920 में लीग ऑफ नेशन बनती है जो कि कामयाब नहीं हुई थी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन बनी थी। उसके बाद जनाब आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, फिर क्या होता है, पर्ल हार्बर अटैक है। पर्ल हार्बर अटैक मैंने आपको बता दिया, अमेरिका ने जनाब जापान के ऊपर हमला कर दिया था। इनके ये 2 आइलैंड हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉम्ब उन्होंने 6 अगस्त को फेंका था 1945 में। इसी वजह से वर्ल्ड वार जो एंड 2 है ये एंड हो गई थी, ये जब एटॉमिक बॉम्ब की लोगों ने खबर सुनी वर्ल्ड नेचर की। ठीक है, उसके बाद नागासाकी है, इसमें ये फैट मैन है, ये 9 अगस्त को, ये 3 दिन के फासले पर ये बम फेंका था। ये डिफरेंस थी। हैरी ट्रू मैन प्रेसिडेंट था जिस दौर में ये बम फेंके गए अमेरिका का। उसके बाद जनाब वो ऑयल एग्रीमेंट होता है 1945 में। जो 1926 में आले सऊद की हुकूमत आ जाती है सऊदीया में। इससे पहले भी इनकी हुकूमत थी लेकिन ये चली गई, फिर 1926 में आ गई। अब 1938 में कुछ साल बाद ये अमेरिकन से मुआहदा कर लेते हैं, बल्कि अमेरिकन ने इनसे मुआहदा किया था कि आप हमें तेल दें, क्योंकि 1945 में यहाँ पे तेल निकल आया था। तो अमेरिकन ने कहा था कि आप रॉयल फैमिली को कहा था कि आप हमें तेल दें तो हम पूरी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्शन देंगे, यानी हम आपको यहाँ से सऊदीया से निकलने नहीं देंगे। उसके बाद 1963 में 35वां जॉन एफ कैनेडी जो है ये प्रेसिडेंट आ जाता है। इसका भी असैसिनेट हुआ था। ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट था। मैं 1 मिनट जी चार्जर लगा लो, मेरे ख्याल मेरी बैटरी लो होगी लैपटॉप की, प्लीज़ वेट कीजिएगा थोड़ा सा, रहेगा बस वाइंड अप कर। अच्छा जी, मैं बता रहा था ये जॉन एफ कैनेडी 35वां प्रेसिडेंट था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट था। इसका भी असैसिनेट हुआ था। आपने जनाब आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट आपने बताना है कि कितने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनका असैसिनेशन हुआ है, तो ये आपने ग्रुप में शेयर करना है। उसके बाद ये 1972 आ जाता है। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट था इस दौर में। ये पाकिस्तान भी आया था, फिर पाकिस्तान से चाइना गया था, उन्होंने चाइना को तस्लीम कर लिया था। और 1972 में फिर उन्होंने चाइना को वीटो पावर भी दी थी। 1974 में रिचर्ड निक्सन को इम्पीच कर दिया था। इम्पीचमेंट कहते हैं जब प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है, यानी अपोजिशन पार्टी को उनके वाटर स्कैंडल था एक, वाटर गेट स्कैंडल, तो उस वजह से जनाब गोल्डन गेट स्कैंडल था मेरे ख्याल, या वाटर गेट स्कैंडल था, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने करप्शन किया, तो इस रिचर्ड निक्सन को फिर रिज़ाइन देना पड़ा इनको।
उसके बाद रोनाल्ड रीगन आ जाता 1981 से 1989 तक। ये फिल्म स्टार भी था, ये प्रेसिडेंट बन गया था। दो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ छोटी सी, आपने बताना है कि कितने प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 टर्म लिए हैं और एक प्रेसिडेंट ऐसा है जिसने 3 टर्म गवर्नमेंट की है। यानी कि टेक्निकली यहाँ पे 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे आपको पता है ओबामा ने 2 टर्म प्रेसिडेंसी की है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली हो गई है, और अभी नेक्स्ट नवंबर में इलेक्शन अक्टूबर में आ रहे हैं, तो वो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है दूसरी बार के लिए। तो आपने दोनों चीज़ें मुझे बतानी है। एक और बता दूं, आर्नल्ड या तो बॉडी बिल्डर बहुत मशहूर एक्टर भी है, बिल्डर भी है, ये भी कैलिफोर्निया स्टेट। अच्छा ये एक और बात है, इनकी हर स्टेट का अलग-अलग गवर्नर भी होता है। तो ये कैलिफोर्निया स्टेट का गवर्नर बन गया था 2003 में, और फिर 2011 का ये गवर्नर रहा। उसके बाद असैसिनेशन ऑफ सुल्तान रही, ये थोड़ा सा ऐसे ही आ गया कि सुल्तान रही का 1996 में मर्डर हुआ था। आपने बताना है कि कहाँ पे मर्डर हुआ था, कहाँ पे इनको शूट किया गया था, ये भी आपका असाइनमेंट है। उसके बाद सीनियर बुश आया था 1989 से 1993 तक, ठीक है। 2 बुश हैं, जॉर्ज H.W. बुश। उसके बाद इसने जनाब क्या किया था 1991 में इराक पर अटैक कर दिया था सीनियर बुश ने। ये उस वक्त की बात है जब हमारी तकरीबन बर्थ हुई थी। उसके बाद 1993 से 2001 तक बिल क्लिंटन ही सदर रहा। फिर उसके बाद जॉर्ज बुश आ गया, जूनियर बुश, वो सीनियर बुश था, यानी जॉर्ज H. बुश ये उसका बेटा था जॉर्ज बुश, ये आ गया था। फिर उसके दौर में ये 9/11 अटैक हो गया 11 सितंबर 2001 को, 4 जहाज उड़े थे उसमें। अच्छा ये और बात बता दूं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि शायद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 जहाज टकराए थे, ऐसा नहीं था, टोटल 4 जहाज थे। 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकराए थे, उसके बाद ये कि पेंसिल्वेनिया इनकी जगह है जहाँ पर तेल निकलता है, एक यहाँ पे टकराया था और दूसरा पेंटागन इनका हवाई अड्डा, यानी ये जो अमेरिकन सारी फोर्स है ना, मिलिट्री सारी, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये पेंटागन, जब आप गूगल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़ा नज़र आता है। यानी पेंटागन, पेंटा शेप उसकी बनी हुई है, तो उस वजह इसका नाम पेंटागन है। तो उस पर भी जनाब अटैक किया था। तो उसके बाद ही फिर उन्होंने जनाब जी मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रहेंगे। चलें ठीक है। फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे पर्ल हार्बर अटैक का मैंने आपको बता दिया है। तो ये था जनाब एक छोटा सा सारा अमेरिका का। मेरे ख्याल से अब मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला आप इसका फीडबैक दीजिएगा जितनी भी समझ आई है। तो बाकी मेरे ख्याल कितने लोग हैं अभी, 4 लोग ही हैं। तो इसके बाद अब मैंने इनको लेक्चर नहीं इनको दिया करना, शेयर नहीं किया करना, क्योंकि यार पीपल आर वेरी अनसीरियस। अजीब सी बात है, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अकोमोडेट किया